हेलो वेलकम गाइज। आज हम लोग शुरू करेंगे लेसन 16 तमिलनाडु एनसीईआरटी को। ठीक है, सो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो तमिलनाडु एनसीईआरटी है इसका लेसन 16 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ लेसन 16 और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आज 1917 से लेकर के 1947 के बीच में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं। ठीक, कौन कौन सी इवेंट्स हुई हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट में बेसिकली। ठीक है, ओके, सो शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या सीखेंगे, बेसिकली हम लोग सीखेंगे कि जो लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी एंड हिज इन्वॉल्वमेंट इन द इंडियन नेशनल फ्रीडम। ठीक है, तो उनका जो है इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में क्या मतलब महत्व था, उनकी लाइफ का क्या इन्वॉल्वमेंट था, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सो और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, जैसे कि जलियांवाला बाग का क्या इम्पैक्ट था। ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, और जो है द खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और साल्ट सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द फ्रीडम स्ट्रगल, कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है गांधी जी का आगमन, यानी एडवेंट ऑफ गांधी जी। ठीक है, गांधी जी का आगमन हम लोग यहाँ पर ब्रश ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए गांधी जी का एडवेंट होता है तो जो थर्ड एंड द फाइनल फेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट, यानी ये जो तीसरा फेज था जिसको हम लोग गांधीनियन एरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस पीरियड के दौरान जो गांधी जी थे वो अनडिस्प्यूटेड लीडर बन गए नेशनल मूवमेंट के। ठीक है, इनके जो प्रिंसिपल्स थे ऑफ नॉन वायलेंस और सत्याग्रह, इनको इन्होंने प्रयोग किया। ठीक है, ब्रिटिश के खिलाफ यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने में गांधी जी ने नेशनल मूवमेंट जो है एक तरह से उसको मास मूवमेंट में बना दिया। नेशनल मूवमेंट को क्या बना दिया, मास मूवमेंट बना दिया। ठीक है, सो मोहनदास करमचंद गांधी की अगर हम बात करें तो मोहनदास करमचंद गांधी जो थे, इनका जो जन्म हुआ था ये पोरबंदर में हुआ था। गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है पोरबंदर, तो वहीं पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था जन्म, 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। और इन्होंने लॉ किया था, इंग्लैंड में लॉ की पढ़ाई की थी और उसके बाद ये इंडिया लौट आए थे। ठीक है, इंडिया लौटने के बाद में इन्होंने इंडिया कब लौटे थे, 1891 ईस्वी में लौटे थे इंडिया। और अप्रैल 1893 में ये साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पर भी ये एपार्थीट के अगेंस्ट, मतलब कहने का मतलब ये एपार्थीट क्या था, ये जो एक प्रकार का रेशियल जो है डिस्क्रिमिनेशन था उस समय। किसके अगेंस्ट, जो ब्लैक्स के अगेंस्ट जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट किया करती थी। ठीक है, फाइनली क्या था कि इसके जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट वहाँ पर साउथ अफ्रीका में इन्होंने ये लड़े और फिर फाइनली ये 1915 में जो है इंडिया वापस आ जाते हैं। और उसके बाद देयर आफ्टर ये अपने आप को पूरी तरह से जो इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो है इन्वॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यानी अब इंडियन नेशनल मूवमेंट में लग जाते हैं। तो गांधी जी ने जो अपनी शुरुआत की थी, जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो सत्याग्रह के साथ में। ठीक है, जो सत्याग्रह का जो एक एक्सपेरिमेंट था गांधी जी का, ये इन्होंने शुरू किया था चंपारण में। शुरुआत में चंपारण बिहार में पड़ता है। और ये किसके अगेंस्ट किया था, ये यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट किया था, क्योंकि यूरोपियन इंडिगो प्लांटर जो थे ये काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे थे वहाँ पर किसानों को, और उनसे जो है जबरन जो है वहाँ पर इंडिगो जो है कल्टीवेट करवा रहे थे और उनको जो है पैसे भी नहीं दे रहे थे। मतलब ठीक है, इंडिगो के जो मतलब जो प्राइसेस थे वो नहीं दे रहे थे। बेसिकली बहुत ही कम प्राइसेस पर जो है उनसे उगा रहे थे। और जब मतलब इसमें कहानी पूरी ये है कि जो उस समय जो मतलब जो है सिंथेटिक डाई आ गई थी, जिससे जो है ये जो नेचुरल ये जो इंडिगो प्लांटेशन था, मतलब एक तरह से जो यहाँ पर ये यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स थे इनका नुकसान हो रहा था। तो ये जो है किसानों को छोड़ नहीं रहे थे। ठीक है, और उनसे कह रहे थे कि हम तुम्हें तभी जो है मुक्त करेंगे इंडिगो उगाने से जब तुम हमको कुछ पैसा वगैरह दोगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ सिस्टम बना गया था यहाँ पर। तो ये जो किसान थे, ठीक है, तो ये गांधी जी को अप्रोच किए थे और गांधी जी ने जो है सबसे पहले सत्याग्रह का जो एक्सपेरिमेंट था वो इसी में किया था। ठीक है, चंपारण में। और यहीं पर अगर हम बात करें कि अगले साल ही जो है
दूसरा सत्याग्रह चालू हो गया, कहाँ पर, खेड़ा में, गुजरात में, ठीक है। वहाँ पर भी किसानों की ये समस्या थी और ये जो किसान थे ये टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इनकी जो फसल थी वो बर्बाद हो गई थी, इसकी वजह से ये टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे, ठीक है। और इसी स्ट्रगल के समय जो है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो भी काफ़ी मतलब एक बड़े लीडर के रूप में मतलब उभरे, ठीक है। और मतलब एक लीडर के रूप में उभरे और गांधी जी के एक ट्रस्टेड फॉलोअर ये बन गए थे। मतलब एक तरह से माना जाता है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ये गांधी जी के ट्रस्टेड फॉलोअर के रूप में उभरे, ठीक है, वन ऑफ द ट्रस्टेड फॉलोअर ऑफ गांधी जी। 1918 में क्या होता है कि जो गांधी जी हैं उन्होंने एक फास्ट अनटू डेथ, मतलब एक अनशन रख लिया, ठीक है, फास्ट रख लिया, ठीक है। और फास्ट ये क्यों रखा था, क्योंकि जो मिल वर्कर्स थे अहमदाबाद की, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व कराने के लिए, ठीक है। यानी कि जो इनको ब्लैक बोनस था वो देना बंद कर दिया गया था मिल ओनर्स के द्वारा, और इसीलिए गांधी जी ने जो है यहाँ पर जो है फास्ट अनटू डेथ रख लिया कि भाई जब तक आप ओनर्स से बोल दिया कि जब तक आप इनकी समस्या को सॉल्व नहीं करोगे तब तक हम जो है अपना अनशन यानी अपना जो है ये फास्ट नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि इस तरह से जो है जो ये वर्कर्स हैं इनकी डिमांड जो है मान ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप आगे देखें कि ऑन द होल अगर आप बात करेंगे कि क्या था कि जो लोकल मूवमेंट्स थे चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, तो इनमें गांधी जी को सफलता मिली एक तरह से, ठीक है। और इसी से जो लोग थे वो गांधी जी के काफ़ी करीब आ गए, ठीक है। जो भारतीय जनता थी वो गांधी जी के काफ़ी करीब आ गई, और क्योंकि गांधी जी ने जो है ग्रास रूट लेवल पर काम किया था, ग्रास रूट लेवल की जो प्रॉब्लम्स थी उन पर काम किया था, और इसीलिए जो है जनता जो है गांधी जी को अप्रोच करने लगी, उनके काफ़ी क्लोज हो गई। कॉन्सिक्वेंटली वो जो है लीडर ऑफ द मास बन गए, मतलब जो है जनता के लीडर बन गए, फिर पूरी जनता के, ठीक है। लोग इनको चाहने लगे गांधी जी को, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं रॉलेट एक्ट की। तो ये जो रॉलेट एक्ट था ये कब आया था? रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। एक सेकेंड, रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। 1917 में एक कमेटी सेटअप की जाती है सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, ठीक है। और ये कमेटी क्यों सेटअप की जाती है? क्योंकि जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट एक्टिविस्ट थे उनको मतलब जो है उनकी जांच करने के लिए बेसिकली, ठीक है। तो ये सेटअप किया जाता है इस कमेटी को, और इसकी रिपोर्ट पर रॉलेट एक्ट पास किया। ये जो कमेटी है इसी की रिपोर्ट पर रॉलेट एक्ट जो है वो पास कर दिया जाता है, और ये एक्ट जो है मार्च 1919 में पास हो जाता है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। इस एक्ट में क्या प्रावधान थे? क्योंकि इस एक्ट के अनुसार जो है किसी भी आदमी को अरेस्ट किया जा सकता है संदेह के आधार पर, उसकी कोई अपील नहीं होगी, कोई भी पिटीशन जो है फाइल नहीं की जा सकती उस अरेस्ट के अगेंस्ट, ठीक है। बस समझ में कि नो अपील नो दलील, कोई भी अपील वगैरह नहीं होगी। और इस एक्ट को कहा जाता है ब्लैक एक्ट, ठीक है। और ये इसका जो है बहुत ही ज़्यादा विरोध किया जाता है भारतीय जनता के द्वारा, और एक ऑल इंडिया लेवल की हड़ताल जो है वो 6 अप्रैल 1919 को ऑर्गेनाइज कर दी जाती है, ठीक है। मीटिंग्स जो हैं ऑल ओवर इंडिया जो है लगाई जाती हैं, मीटिंग की जाती हैं। महात्मा गांधी जो है उनको दिल्ली के पास में जो है गिरफ़्तार कर लिया जाता है। 2 प्रोमिनेंट लीडर थे, एक थे सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको भी अमृतसर से गिरफ़्तार कर लिया जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आगे जो है जलियांवाला बाग की भी घटना जो है काफ़ी एक बहुत ही ख़तरनाक घटना मानी जाती है, क्योंकि ये घटना जो है ये 13 अप्रैल 1919 को होती है। क्योंकि हुआ क्या था कि जलियांवाला मासकर जो है ये घटना 13 अप्रैल 1919 को घटी, और इसको कह सकते हैं कि जो इंडियन हिस्ट्री, जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट है उसके लिए हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट है। जो अगर हम हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट की बात करें तो एक टर्निंग पॉइंट बना रहा ये, ठीक है। ये जो मैसेकर था जलियांवाला बाग मैसेकर, पंजाब में क्या था कि एक अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट जो था वो अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट टू द रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है। यहाँ से जो है पंजाब से जो है काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है रॉलेट सत्याग्रह को, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि जो सरकार थी उसको काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब वायलेंट सिचुएशन फेस कर रही थी पंजाब की गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसने क्या किया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था पंजाब का वो मिलिट्री अथॉरिटी के हाथों में दे दिया, और वो मिलिट्री अथॉरिटी किसके अंडर थी? जनरल डायर के अंतर्गत, ठीक है। तो इसने क्या किया कि जितनी भी पब्लिक मीटिंग्स थी और जितने भी पॉलिटिकल लीडर, पब्लिक मीटिंग्स को बैन कर दिया, और जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको डिटेन कर लिया गया, ठीक है।
और बैसाखी के दिन क्या हुआ, 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था, यानी हार्वेस्ट फेस्टिवल। एक पब्लिक मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज की गई जलियांवाला बाग में, ठीक है। और ये डायर जो है वहाँ पर पहुँचा, ठीक है, और बिना किसी वार्निंग दिए इसने ओपन फायर कर दी, यानी जो भीड़ थी उस पर गोलियाँ चला दी, ठीक है। और गोलियाँ तब तक चलती रहीं, 10-15 मिनट तक गोलियाँ चलती रहीं, और ये तभी रुकी जब पूरा एमुनिशन ख़त्म हो गया। ऑफिशियल रिपोर्ट के दी गई, जिसमें ऑफिशियल रिपोर्ट में ये बताया गया कि 379 लोग मारे गए और 1137 लोग घायल हुए इस इंसिडेंट में, इस घटना में। एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट किया गया इसके अगेंस्ट, ये जो मैसेकर हुआ था। और कई सारे जो नेता थे, जैसे कई सारे मतलब बुद्धिजीवी मतलब मान सकते हो, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि जो अंग्रेज़ों द्वारा दी गई थी, इस प्रोटेस्ट में इन्होंने इसको त्याग दिया। जलियांवाला जो मैसेकर है वो काफ़ी ज़्यादा जो है एक तरह से ट्रिमेंडस इम्पेटस जो है डाला उसने फ्रीडम स्ट्रगल पर, ठीक है। अब भारतीय लोग जो है और तेज़ी से फ्रीडम स्ट्रगल चालू हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, यहाँ पर हम लोगों ने ख़त्म किया जलियांवाला बाग। इसके बाद बात करेंगे खिलाफत मूवमेंट की। देखिए खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई थी, तो अगर हम बात करें उस समय जो मेन कारण था खिलाफत मूवमेंट का, वो ये था कि जो टर्की है, टर्की की फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था, उसमें टर्की की हार हो जाती है, ठीक है। और टर्की को काफ़ी हार्श टर्म वाली एक ट्रीटी जो है साइन करनी पड़ती है, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ सेवर्स, ठीक है, 1920। अब ये जब ट्रीटी साइन की जाती है तो मुस्लिम को काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट होता है इससे, ठीक है, क्योंकि टर्की का जो सुल्तान था, टर्की का जो सुल्तान था, उसको ऑल ओवर वर्ल्ड से जो है जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसको रिलीजियस हेड माना जाता था, ठीक है। और एक तरह से उसको कैलिफ मतलब मुस्लिम बिलीव दैट कैलिफ वाज द रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम, ठीक है, ऐसा वो मानते थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। सो मुस्लिम जो इंडिया में थे वो भी काफ़ी अपसेट थे, ठीक है, ब्रिटिश के एटीट्यूड को लेकर। और उन्होंने जो भी ब्रिटिश के एटीट्यूड जो टर्की के अगेंस्ट था उसको लेकर जो मुस्लिम थे इंडिया में काफ़ी अपसेट थे, और उन्होंने जो है खिलाफत मूवमेंट लॉन्च कर दिया, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें क्या था कि मौलाना, इस जो खिलाफत मूवमेंट के जो लीडर थे वो कौन कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, एम ए अंसारी थे, सैफुद्दीन किचलू थे, अली ब्रदर्स थे, ये प्रोमिनेंट लीडर थे ये इस मूवमेंट के, खिलाफत मूवमेंट के। एक खिलाफत कमेटी जो है उसको बनाया गया 19 अक्टूबर 1919 में, और पूरी कंट्री में खिलाफत डे ऑब्जर्व किया गया। 23 नवंबर को एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस जो हिंदू और मुस्लिम की, उसको भी जो है मतलब हेल्ड किया गया, और इसकी अध्यक्षता की गई महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी जो थे उनको वो मतलब इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते थे। महात्मा गांधी ये चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम को जो है एक साथ लाया जाए, ठीक है, और कंट्री की इंडिपेंडेंस को प्राप्त करने के लिए जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसा गांधी जी जो है गांधी जी को मतलब काफ़ी पर्टिकुलरली गांधी जी को इस चीज़ में इंटरेस्ट था कि हिंदू मुस्लिम को एक साथ ला के कंट्री की इंडिपेंडेंस को अचीव किया जाए, ठीक है। सब्सिक्वेंटली क्या होता है कि जो खिलाफत आंदोलन है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो है मर्ज हो जाता है, और इसको लॉन्च कर दिया जाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को महात्मा गांधी के द्वारा 1920 में, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। इसके बाद हम बात करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था ये कब चला था, ये बेसिकली जो है 1920 और 22 के बीच में आया था, ये बेसिकली रहा था। तो ये महात्मा गांधी जो है इन्होंने अपना जो प्लान था ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है गवर्नमेंट नॉन कोऑपरेशन गवर्नमेंट के साथ करने को एज अ सिक्वल, क्यों, क्योंकि ये रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर वगैरह हुए थे, ठीक है। तो इसी के सिक्वल में जो है गांधी जी ने योजना बनाई नॉन कोऑपरेशन शुरू करने की, गवर्नमेंट के साथ नॉन असहयोग शुरू करने की योजना बनाई, ठीक है। और इट वाज अप्रूव्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा इसको अप्रूव कर दिया गया। किस सेशन में, नागपुर सेशन में, दिसंबर 1920 में, ठीक है। प्रोग्राम क्या क्या थे देखिए, ये जो प्रोग्राम है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, इसमें क्या होगा कि जितने भी जो लोग थे, जो टाइटल वगैरह मिला था, ऑनररी पोजीशन मिली थी, उसको सरेंडर कर दिया, उनको त्याग दिया, ठीक है। और जो मेंबरशिप थे लोग जो लोकल बॉडीज़ में, उसको जो उससे रिजाइन कर दिया, ठीक है। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंग थे, आपको याद रखना है। इलेक्शंस को बायकॉट कर दिया गया, जो अंडर द प्रोविंसेस जो 1919 का जो एक्ट था उसके आधार पे जो प्रोविज़न पर जो होने थे उसको बायकॉट कर दिया, ठीक है।
गवर्नमेंट फंक्शन को बायकॉट कर दिया गया, कोर्ट, गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेजेस को बायकॉट कर दिया गया, फॉरेन गुड्स को बायकॉट कर दिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर की गई थी। और नए जो नेशनल स्कूल थे उनको खोला गया। ठीक है, और प्राइवेट पंचायत कोर्ट्स बनाए गए। ठीक है, स्वदेशी गुड्स और खादी को पॉपुलराइज किया गया। तो ये सारे जो है चीज़ें यहाँ पर की गई। इसके बाद ये जो मूवमेंट था ये जो है गांधी जी के साथ में, मतलब एक तरह से गांधी जी ने भी अपने टाइटल को त्याग दिया था। ठीक है, गांधी जी, ठीक है, द मूवमेंट बिगैन विद महात्मा गांधी, गांधी जी के साथ शुरू हुआ और गांधी जी ने रिनाउंस कर दिया अपना जो टाइटल इनको मिला था और जो कि ब्रिटिश के द्वारा दिया गया था। ठीक है, दूसरे लीडर और जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे उन्होंने भी गांधी जी को फॉलो किया और अपनी ऑनरी पोस्ट को और टाइटल को त्याग दिया। स्टूडेंट जो है वो गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से मतलब निकल आए, वो बाहर आ गए। ठीक है, और नेशनल स्कूल जैसे काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, इनको सेटअप किया गया। ऑल प्रोमिनेंट लीडर्स जो थे कंट्री से, ठीक है, उन्होंने अपने लुक्रेटिव लीगल प्रैक्टिसेस, यानी जो वकील वकालत वगैरह करते थे, लीगल प्रैक्टिसेस करते थे, उनको छोड़ दिया। और लेजिस्लेचर जो थे उनको बायकॉट कर दिया गया, जितने भी लेजिस्लेचर्स थे उनको बायकॉट कर दिया गया। कोई भी लीडर जो कांग्रेस का है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता था। ठीक है, नो लीडर ऑफ द कांग्रेस केम फॉरवर्ड टू कॉन्टेक्स्ट इलेक्शन फॉर द लेजिस्लेचर। ठीक है, कोई भी लीडर कांग्रेस का वो केम फॉरवर्ड मतलब सामने नहीं आया इलेक्शन लड़ने के लिए लेजिस्लेचर के लिए। ठीक है, सो 1919 में क्या हुआ, प्रिंस ऑफ वेल्स जो है वो इंडिया के टूर पर आता है। ठीक है, 1919 में प्रिंस ऑफ वेल्स जो है इंडिया के टूर पर आता है। इसका मॉस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन होता है। ठीक, इसके अगेंस्ट जो है लोग जो है प्रदर्शन करते हैं। गवर्नमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा जो है जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो उनका जो है मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग मीजर ऑफ रिप्रेशन लेती है गवर्नमेंट। ठीक है, उसने मतलब जो है हार्श कंडीशन अपनाई, लोगों को डंडे वगैरह मारे। ठीक है, तो मतलब एक तरह से रिप्रेशन किया, कई सारे लीडर्स को इसने गिरफ्तार कर लिया और जो कांग्रेस एंड द खिलाफत जो कमेटी थी उसको इलीगल घोषित कर दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से कई सारी जगहों पर, ठीक है, आगजनी हुई, फॉरेन क्लास जलाए गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी और जो मैसेज था स्वदेशी का उसको हर जगह पर फैलाया गया। कई सारे मतलब मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड टुक टू वीविंग क्लाथ, तो बहुत सारे जो हाउस होल्ड थे उन्होंने क्या किया कि कपड़े बुनने लगे चरखे की हेल्प से, चरखे की सहायता से। ठीक है, और लेकिन ये जो होल मूवमेंट है ये एब्रप्टली जो है इसको जो है समाप्त कर दिया गया 11 फरवरी 1922 को गांधी जी के द्वारा, क्योंकि गांधी जी काफ़ी जो है दुखी हो गए थे चौरी चौरा इंसिडेंट से जो कि गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ये गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में पड़ता है। ठीक है, 5 फरवरी को एक अंग्री जो मतलब गुस्सा भीड़ ने, एंग्री मॉब ने यानी गुस्सैल भीड़ ने क्या किया, आग लगा दी एक पुलिस स्टेशन को चौरी चौरा के पास, जिसमें 22 सिपाही जो है वो मर गए। ठीक है, जिंदा जलकर मर गए। ठीक है, तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा जो घटना थी इसने गांधी जी को काफ़ी आहत किया और गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया। ठीक है, बहुत सारे जो टॉप लीडर थे कंट्री के वो काफ़ी जो है आश्चर्यचकित हो गए। ठीक, स्टंड हो गए कि मतलब ये सडन जो है तुरंत सडन मतलब अचानक ये मूवमेंट को क्यों वापस ले लिया गया है गांधी जी के द्वारा। और गांधी जी को जो है 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया गया। अब बात करेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के जो सिग्निफिकेंट था, जो महत्व था वो काफ़ी ज़्यादा था। अगर हम बात करें कि ये एक प्रकार से रियल मास मूवमेंट इसको माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर कई जो है डिफरेंट सेक्शंस से जो इंडियन सोसाइटी के जो डिफरेंट सेक्शंस थे जैसे पीजेंट्स, वर्कर्स, स्टूडेंट, टीचर्स, वोमेंस, इन लोगों ने भाग लिया इसमें। और ये एक तरह से जो है विटनेस करता है कि यहाँ पर स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म टू द रिमोट कॉर्नर ऑफ इंडिया, इंडिया के कोनों कोनों तक नेशनलिज्म फैल गया था। इस चीज़ को विटनेस करता है ये मूवमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसमें और एक चीज़ क्या थी कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को भी हाइट को यहाँ पर ये काफ़ी बढ़ गई थी। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से में मर्ज हो गया था, इसलिए यहाँ पर हिंदू मुस्लिम यूनिटी की हाइट को भी मार्क किया जा सकता है। तो इस मूवमेंट के द्वारा हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी काफ़ी बढ़ी थी। इस मूवमेंट ने एक तरह से डिमॉन्स्ट्रेट किया, मतलब प्रदर्शित किया विलिंगनेस, यानी कि
मतलब जो इच्छा थी और एबिलिटी मतलब योग्यता जो लोगों की थी टू इंड्योर हार्ड से मतलब कठिनाई सहने की और सेक्रीफाइस करने की। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो आगे हम लोग अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।